नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी आरओ पीटी री एग्जाम 2023, साथ ही एसएससी, यूपीएससी, एसपीएससी, यूपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यूपीपीएससी की एक महत्वपूर्ण खबर। इसमें है अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं, यानी जनरल वर्ग में चयन नहीं। यदि ऐसा है तो यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग के चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। इसमें देखते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में आरक्षित वर्ग की यानी आरक्षित परिणाम में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है, वहां किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति से में संबंधित अभ्यर्थी को उसी श्रेणी में चयनित किया जाएगा। यानी उसने यदि पीटी में ओबीसी के तहत मेंस पाया है, यानी पीटी क्वालिफाई करके मेंस ओबीसी की, जैसे यदि दोनों की यदि सेम जाती है कट ऑफ तब तो वह सेम बना रहेगा। लेकिन यदि बीसी का कम जाता है, बीसी का मान लेते हैं कि जो कट ऑफ यदि 85 जाता है और जनरल का 90 जाता है तो वह बीसी श्रेणी में होगा, क्योंकि यदि बीसी श्रेणी में नहीं होता तो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो यहाँ से यदि वो लाभ ले लिया बीसी का, यदि यहाँ से लाभ ले लेता है बीसी का, 85 नंबर से वो मेंस क्वालिफाई होता है, तो अंतिम चयन परिणाम में वह टॉप स्थिति में भी रहेगा, यानी टॉपर बनने की भी उसकी संभावना रहेगी, तभी वह बीसी में ही रहेगा, अर्थात जनरल या अनारक्षित वर्ग में नहीं जाएगा। इसी तरह सभी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यह प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखते हैं चयनित किया जाएगा भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ आरक्षित वर्ग के बराबर या अधिक हो। हालांकि इसमें जो प्रावधान किया गया है वो या तो पीटी में यदि जनरल, मान लीजिए सपोज कर लीजिए पीटी में वो जनरल के बराबर, जनरल से ज़्यादा पा गया है, और मेंस में भी यदि वह बीसी की वजह से ही इंटरव्यू पाता है तो भी वह अनारक्षित में नहीं जाएगा। यानी तीनों स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि तीनों स्तर में उसको जनरल के रूप में क्वालिफाई करना होगा, तभी वो जनरल में जाएगा। किसी भी स्तर पर यदि उसने तीनों में से यदि अपनी कैटेगरी का लाभ लिया है तो फाइनल में उसको अपनी कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ऐसा आयोग ने निर्णय लिया है। चयन किया जाएगा भले अंतिम चयन परिणाम उसका कट ऑफ आरक्षित वर्ग के बराबर या अधिक हो। इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया गया। ऐसे में आयोग का निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। इसको देखते हैं तो यह है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने बदलाव किया है। जगदीश जो सचिव हैं यूपीएससी के, उनका कहना है। इसको देखते हैं तो यह है, अब अनारक्षित में आरक्षित वर्ग की नहीं हो सकेगी ओवरलैपिंग। इसमें देखते हैं तो यह है, आरक्षण का लाभ नहीं लेने पर अनारक्षित वर्ग में ही चयन। वहीं अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है एवं प्री मेंस इंटरव्यू स्क्रीनिंग में शुरू से ही उसका कट ऑफ अंक अनारक्षित वर्ग के बराबर अधिक होता है और अंतिम चयन परिणाम में भी यही स्थिति बनी रहती है, तो उसे पूर्व की भांति अनारक्षित वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। यानी अब तक क्या व्यवस्था थी, इसको देख लेते हैं। तो अब तक थी, यानी पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था और अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या अधिक होता था तो उसे ओवरलैप कराकर अनारक्षित वर्ग में चयनित कर लिया जाता था। अब तक की व्यवस्था थी। अब देखते हैं एतुर रनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो यह है, क्या है इसको समझते हैं। यानी एक अत्यंत दुर्लभ मौसमी घटना, 2 चक्रवातों की टक्कर के कारण मुलुगु जिले के एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य में हजारों पेड़ गिर गए। एतुर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के पास तेलंगाना के मुलुगु जिले की एक आदिवासी गांव एतुर नागरम में स्थित है। ध्यान देना है कि यह कहां पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, लेकिन सीमा किन राज्यों के साथ बनाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा है, और तेलंगाना में स्थित है। यह वारंगल से 100 किलोमीटर और हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1952 में हैदराबाद निजाम सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह लगभग 806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें दयप्पम वागू नामक एक जल स्रोत है जो अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करता है। गोदावरी नदी भी यहीं से गुजरती है, जो दक्षिण भारत की गंगा है गोदावरी नदी। जहाँ पर देखें तो गोदावरी नदी पर नासिक के जो है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में जो है महाकुंभ मेला लगता है। जिसे देखें भारतवर्ष में जो 4 जगह हैं महाकुंभ आयोजन किया जाता है। पहला देखें हरिद्वार, इसके बाद प्रयाग इलाहाबाद, इसके बाद देखें उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक जो महाराष्ट्र में होता है। तो हरिद्वार में जो गंगा जी किनारे लगता है, इसके बाद
प्रयाग इलाहाबाद में देखें गंगा यमुना और लुप्त प्राय स्वस्ति के संगम पर लगता है। इसके बाद जो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और गोदावरी नदी के तट पर जो नासिक है वहाँ पर महाकुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पर। और तीनों का अंतराल देखें तो प्रत्येक 3-3 वर्ष का अंतराल होता है। 4 हैं तो 4 में 12 हो जाएंगे प्रत्येक बार। यानी कहने का मतलब है हरिद्वार में जैसे देखें तो 2000 देखें तो 22 में लगा था, अब 3 साल बाद 2025 में यानी जनवरी फरवरी मार्च में 2025 में इलाहाबाद प्रयागराज संगम महाकुंभ होगा। इसके बाद 2028 में देखें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और 2031 में देखें तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में होगा। तो यह गोदावरी नदी भी यहीं से गुजरती है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा जो है नर्मदा जो कावेरी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा जो है वो कहा जाता है वो आपकी कावेरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ध्यान देना है। और देखते हैं इसमें यह क्षेत्र पूरी तरह से घनी प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित है तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती क्षेत्र में आता है। इस अभ्यारण्य में देखें यानी ये अभ्यारण्य में बाघ है, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ते, सियार, भालू, चौगिसा, काला हिरण, नीलगाय, सांभर, चित्तीदार हिरण और 4 सिंह वाले मृग आदि को आश्रय प्रदान करता है। प्रसिद्ध शमक्का सरलम्पा मंदिर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। यानी यह पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से शमक्का सरलम्पा मंदिर इस अभ्यारण्य में स्थित है, तो यह इसी अभ्यारण्य में स्थित है यानी तेलंगाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं तो यह है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS। इसके बारे में देखते हैं तो हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच की अवधि के लिए आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण जारी किया गया। इस सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया था। इसके अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर 60.1%, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 78.8 और 41.7%। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 58.2%, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 76.3 और 40.3% है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% थी। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई 2022 जून 2023 के दौरान 3.3% से मामूली गिरावट के साथ जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 3.2 हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गई। तेल कंपनियों का मुनाफा 15 रुपये बढ़ा, ग्राहकों को कोई राहत नहीं। यानी देखें $71.31 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चा तेल $84 से घट करके 60,000 करोड़ रुपए बचा सकती है सरकार इस साल आयात से। 13,000 करोड़ की वार्षिक बचत, इसको देख लेते हैं। तो देश की तेल कंपनियों का मुनाफा मार्च से लेकर अब तक पेट्रोल पर प्रति लीटर 15 रुपए बढ़ गया है, डीजल पर 12 रुपए बढ़ा है। इस दौरान कच्चा तेल $84 प्रति बैरल से घटकर शुक्रवार में देखें तो 27 सितंबर 2024 को $72 से नीचे आ गया। इस आधार पर पेट्रोल डीजल 2-3 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ग्राहकों को कोई भी राहत नहीं मिली है। कच्चा तेल शुक्रवार को $71.31 प्रति बैरल पहुंच गया। लगातार कीमतें घटने से सरकार चालू वित्त वर्ष में आयात बिल के रूप में 60,000 करोड़ रुपए बचा सकती है, लेकिन ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन्फ्रा की रिपोर्ट कहती है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां चाहें तो ये फायदा दे सकती हैं, पर लंबे समय से तेल की कीमतें स्थिर रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी इक्रा की रिपोर्ट कहती है, यानी इक्रा क्या है, यही इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कहती है कि मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमत 12% घटी है। सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाने को कच्चे तेल के लिए $100 प्रति बैरल के अपने मूल्य को छोड़ने को तैयारी कर रहा है। इससे आने वाले समय में कीमतों में और गिरावट की संभावना है। यानी इसमें देख सकते हैं यह 13,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत और 3 कंपनियों ने कमाया 81,000 करोड़ का फायदा। वित्त वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों का मुनाफा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। में नाकाम आयोग के सभी प्रयास भी हवा में। सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने से रोकने में विफल रहने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सुप्रीम फटकार। इसमें देखिए पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में विशेष कार्रवाई के निर्देश। पीठ ने कहा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। 3 माह में सिर्फ एक बैठक। केंद्र ने पूछा प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया गया है। न्याय मित्र की रिपोर्ट पर मांगा जवाब। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने पर रोक नहीं लगाने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQM को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग वायु प्रदूषण पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। उसकी तरफ से किए गए सभी प्रयास भी प्रदूषण की तरह हवा में हैं। भारत भी अस्थायी सदस्यता का हकदार। स्टारमर अमेरिका और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत की दावेदारी किया समर्थन। कहा UNSC को राजनीतिक अड्डा होने की बजाय काम करने वाली संस्था बनना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये हैं स्टारमर। यानी इंपॉर्टेंट जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्टारमर है। इसमें देख सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद यूएनसी को अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। ब्रिटेन से पहले अमेरिका और फ्रांस भी भारत का समर्थन कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के यानी यूएनजी के 79वें सत्र में अपने संबोधन में स्टारमर ने कहा, सुरक्षा परिषद में सुधार करने का वक्त आ गया है, अस्थायी सदस्यता की संख्या में इजाफा होना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया कश्मीर का मुद्दा। अब देखते हैं, मोइज्जू के बदले सुर बोले, भारत को बाहर करने का मेरा कभी एजेंडा नहीं रहा। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा, हम कभी भी किसी भी देश के खिलाफ नहीं रहे। पिछले साल से तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे मालदीव के साथ। तो मालदीव के देखें जो राष्ट्रपति हैं वो मोइज्जू हैं। भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता में आए चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने सुर बदलने लगे हैं। मोइज्जू ने स्पष्ट किया कि भारत को बाहर करने इंडिया आउट का उनका कभी एजेंडा नहीं रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके देश में विदेशी सेना की मौजूदगी द्विपक्षीय देश के लिए गंभीर समस्या थी। अगला इसमें है, जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा अगले हफ्ते संभालेंगे कार्यभार। किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री मंगलवार को देंगे इस्तीफा। यानी पूर्व रक्षा मंत्री, यानी इसमें देखें तो शिगेरू इशिबा 67 वर्ष के जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में शुक्रवार को अपना नेता चुन लिया। यह प्रधानमंत्री के रूप में अगले सप्ताह कार्यभार ग्रहण करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वह शिगेरू इशिबा बने, जो वहाँ पर अभी तक वहाँ के रक्षा मंत्री थे। हम जो प्रधानमंत्री कौन वहां पर थे, किशिदा थे। जो कप में लक्ष्मी होंगी मैच रेफरी, इसमें देखें ऑस्ट्रेलिया की इलोइस शेरिडन और दक्षिण अफ्रीका की लॉरेंस एजेनबैक को अगले महीने संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई में होने वाले महिला T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच के लिए मैदानी अंपायर नियुक्त किया गया है। इस विश्व कप के लिए सभी मैच अधिकारी महिलाएं हैं। इसमें 3 रेफरी और 10 अंपायर शामिल हैं। भारत की ओर से GS लक्ष्मी मैच रेफरी, जबकि वृंदा राठी अंपायर की भूमिका में होंगी। टूर्नामेंट का आगाज 3 अक्टूबर को होगा। भारतीय टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। अश्विन जडेजा के खिलाफ प्रदर्शन से तय होगा मैच का नतीजा, मैक्सवेल कह रहे हैं। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को लगता है कि आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेजबान टीम के बल्लेबाज भारत के सिर्फ स्पिन जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के खिलाफ किस तरह खेलती है। ओडीआई मैच जीतने वाली टीम, यहाँ वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली टीमों को दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है। यानी वर्तमान जो विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है वह 2003 में लगातार 21 ओडीआई मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद दूसरा ही रिकॉर्ड उसी के पास है 14। इसके बाद तीसरे स्थान पर जो है लगातार 13 मैच जीतने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पास है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पास जो 12, पाकिस्तान के पास भी 12, दक्षिण अफ्रीका पुनः 12 है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वह 11, यानी टॉप 7 में देखें, टॉप 8 में देखें 3 बार ऑस्ट्रेलिया है। और वेस्ट इंडीज 1984 में जो है लगातार 11 मैच ओडीआई मैच जीतने का। भारत जो है इसमें जो है 9वें स्थान पर रखा जा सकता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने भारत का रिकॉर्ड बेहतर है। भारत ने साल 2021 में लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। और भी जो देश हैं वो 10 मैच लगातार जीते हैं। तो भारत देखें 10 मैच लगातार जीता है। सर्वाधिक जो है ऑस्ट्रेलिया 21 ओडीआई मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। फाइनल देखते हैं करंट अफेयर्स को। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा बढ़ावा देने के लिए कितनी एयरलाइंस से साझेदार किए, 10। केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो जापान के। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किन शहरों में लॉन्च किया गया, तो दिल्ली, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। बी वनला लवना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, कंबोडिया में। हाल ही में किस क्रिकेटर ने ऑल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया, तो ड्रेन ब्रैवो ने, यानी वेस्ट इंडीज को ड्रेन ब्रैवो ने। वह ऑल फॉर्मेट यानी T20 ODI और टेस्ट यानी सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की ड्रेन ब्रैवो ने।